दोस्तों, आजकल के माहौल में स्ट्रेस में जीने से गैस की समस्या बहुत कॉमन हो गई है, जिसके लिए हम जो ये होते हैं एसिडिटी को कम करने वाले जो एजेंट, जिनको हम जनरली मेडिकल साइंस में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, वो आप सबने ज़रूर लिए होंगे या लेते होंगे, जो पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, लैंसप्राजोल, ओमिप्राजोल और अब इसका जो नया वेरिएंट आया था एसओमिप्राजोल के नाम से मिलते हैं। मैंने ये वीडियो बनाना उचित इसलिए समझा क्योंकि मेरे पास जो सीजीएचएस के पेशेंट आते हैं, ईसीएचएस के पेशेंट आते हैं, जिनको दवाई डिस्पेंसरी से मिल जाती है। जिस हॉस्पिटल में काम मैं करता हूँ वहाँ ईसीएचएस और सीजीएचएस के पेशेंट बहुत आते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत आते हैं, जिनको दवा डिस्पेंसरी से मिल जाती है। वो अपना इलाज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का लिखने के बाद डिमांड करते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब गैस की दवाई ज़रूर लिख दो, और जब मैं उनको मना करता हूँ तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पीपीआईज और लैंसप्राजोल, पेंटाप्राजोल के बारे में आप सबको बता दूँ। मैंने ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी समझा कि दुनिया भर में आप किलोग्राम के हिसाब से अगर ज़रा नाप के तराजू में देखें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले दवाइयों में पीपीआईज, पेंटाप्राजोल वगैरह आते हैं, और दूसरे नंबर पे डिप्रेशन की दवाइयाँ आती हैं। मेरे ख्याल से आज का डाटा तो मुझे मालूम नहीं, पहले नंबर 1 ये थे, और दूसरे नंबर पे डिप्रेशन की फ्लॉक्सिटिन थी, और 7वें नंबर पे सर्ट्रेलिन थी। तो मैं बात आज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की कर रहा हूँ, जिसको ज़्यादातर लोग लेते हैं। इसका जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स FDA ने कहा है कि इनका उपयोग सीमित मात्रा में 15 दिन से ऊपर नहीं करना चाहिए, और साल में 3 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस बात की नॉलेज कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं है। इसमें अपवाद यह है कि अगर H. पायलोरी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, एंडोस्कोपी में प्रूव हुआ है और उसके अल्सर हैं, तब इसका यूज़ आप 6 महीने तक कर सकते हैं। तो इसको देने से नुकसान क्या क्या है, जिसकी वजह से US FDA ने गाइडलाइन लगाई, वो ये है कि इसको यूज़ करने से इन्फेक्शन पेट का बहुत हो सकता है, क्योंकि ये एसिडिटी ख़त्म कर देते हैं। उससे कई ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल है, जो एक डेंजरस ऑर्गेनिज्म होता है, जिससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। और ये एसिड जो है अगर रिगर्जिटेट करके गले में थोड़ा बहुत जाता है तो ठीक है, अगर जाना बंद कर देता है तो निमोनिया का रिस्क भी बढ़ जाता है। लंबे टाइम तक पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल वगैरह लेने से हमारे को फ्रैक्चर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। जैसे हमारे कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर है, इस तरह के फ्रैक्चर का रिस्क पीपीआईज पर बढ़ जाता है। फिर इससे मैग्नीशियम की, विटामिन B12 की, ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ऐसी क्यों होती है? क्योंकि ये एसिड को ख़त्म कर देते हैं। एसिड बाद में हमारे शरीर में विटामिन D, विटामिन B12, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्रोमियम, इन सब के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब करने में माइक्रोबायोटा का बहुत रोल होता है। वो माइक्रोबायोटा इन पीपीआई से अल्टर हो जाते हैं। फिर किडनी की प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पीपीआई से देखा गया, यानी कि ओमिप्राजोल वगैरह से देखा गया है कि हमारे किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। कुछ स्टडीज़ में ये भी आया है कि इसके यूज से हमारा ब्रेन थोड़ा डल हो जाता है, इसको हिंदी में मनोभ्रंश कहते हैं, और डिमेंशिया जल्दी सेट इन कर जाता है। और स्टडीज़ ने ये भी देखा है कि पीपीआई जो लोग लेते हैं और लॉन्ग टर्म लेते हैं, सालों तक लेते हैं, तो उनमें हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम, एंजाइना की प्रॉब्लम उन लोगों से जो ये नहीं लेते पीपीआईज उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है, जो पीपीआई लेने वालों में ज़्यादा होती है। तो बेसिक मेरा ये मैसेज था कि अगर आपको एसिडिटी गैस है तो आप अपनी डाइट को चेंज कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, और डेफिनेटली इससे आराम आता है तो ये लीजिए। लेकिन इसको 15 दिन से ऊपर मत लीजिए अनलेस आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करें, और अपने डॉक्टर्स को ये डायरेक्ट ना करें कि डॉक्टर साहब आपने मेरे को ये दवाई नहीं लिखी, 3 महीने के लिए फिर लिख दो जैसे आपने पिछली बार लिखी थी। मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का मतलब ये था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।